नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं जिस कहानी के बारे में आपको सुनाऊंगा उस कहानी का नाम है रहस्यमयी जंगल। शहर से कोसों मील दूर खनकपुर नाम का एक गांव था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था और हरे भरे पेड़ से उस गांव की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर जाती है। जब सुबह पहाड़ों के बीच सूरज निकलता है तो मानो वह गांव कोई देवताओं का लोक हो। जितना सुंदर यहाँ का वातावरण है उतने ही अच्छे लोग भी हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की सलाह से सारे काम भी करते हैं और खुशी से सभी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन सालों पहले जो हादसा इस गांव में हुआ था उसकी याद अभी इस गांव के लोगों के दिल दहला देती है। लेकिन बुजुर्ग लोग इस बात को बच्चों पे जाहिर नहीं होने देते हैं और अपने दुखों को अपने ही अंदर समेटे हुए हैं। सुबह ये गांव जितना सुंदर दिखता है, सूरज ढलते ही उतना ही भयानक दिखाई देता है, क्योंकि गांव की दूसरी तरफ नदी के उस पार एक बहुत ही भयानक जंगल है। इसलिए वहाँ के लोग सूरज रहते ही नदी से पानी ले आते हैं। गांव के सभी बच्चे रोज अपने अपने गांव को नदी के किनारे चराने के लिए जाते थे। उनके साथ रीवा और सम्राट भी जाते थे। रीवा सम्राट से उम्र में थोड़ा छोटा था, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन रीवा सम्राट से ज़्यादा बुद्धिमान था और बात को बड़ी गहराई से सोचता और समझता है। एक दिन दोनों नदी से पानी लेने गए और थोड़ी देर हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट रीवा से कहता है, रीवा जल्दी चलो, शाम होने वाली है, दादाजी डांटेंगे। लेकिन रीवा एकटक उस जंगल को देख रहा था। सम्राट थोड़ा डरता है, लेकिन रीवा के अंदर जैसे डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सम्राट जोर से बोलता है, जल्दी चलो, माँ परेशान हो रही होगी। रीवा उठता है और उससे पूछता है, ऐसा क्या है इस जंगल में जो इतना सब लोग डरते हैं। सम्राट जोर से चिल्लाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता और तुम इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दो, अब जल्दी चलो। दोनों वहाँ से चले आते हैं। सम्राट अपने घर में रुक जाता है। रीवा का घर थोड़ा आगे है। सम्राट रीवा से कहता है कि अब तुम जल्दी जाओ और हाँ, रास्ते में कहीं रुकना मत, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। रीवा वहाँ से अपने घर की ओर चल देता है, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उस जंगल में क्या है। वह सोचता है, आज माँ से पूछूंगा कि उस जंगल में ऐसा क्या है जो सब इतना डरते उस जंगल से हैं। रीवा के घर आते ही माँ खाने के लिए कहती है। रीवा के दादा दादी सब खाना साथ ही खाते हैं। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रीवा अपनी माँ की लोरी सुनकर ही सोता है। वह अपने घर का अकेला ही है, इसलिए उसे सब बहुत प्यार करते हैं। वह अपनी माँ के साथ सोने गया। आज रीवा लोरी सुनने के बजाय अपनी माँ से उस जंगल के बारे में पूछता है। जंगल का नाम सुनते ही उसकी माँ जैसे चौंक सी जाती है और थोड़ी देर के लिए होंठ जैसे थम से गए हों, लेकिन फिर रीवा को वह बहुत प्यार से समझाती है, क्योंकि अभी वह सिर्फ 7 साल का ही है और वह अपने छोटे बच्चे को डराना नहीं चाहती है और उसे समझाकर सुला देती है। रीवा सुबह अपने दादाजी के साथ रोज खेत चला जाता है और वहाँ मिट्टी से खेला करता। अब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके मन की जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। उसके मन में तो सिर्फ एक ही बात है और वह बात है नदी के उस पार बसा वह भयानक जंगल। एक दिन रीवा और सम्राट दोनों नदी पर गांव को पानी पिलाने गए। सम्राट तो गाय को पानी पिलाने लगा, लेकिन रीवा बस उस जंगल को ही देख रहा था। सम्राट रीवा से कहता है, रीवा तुम इस जंगल में क्या देखा करते हो। इस जंगल में कुछ नहीं है, पर पता नहीं रीवा को ऐसा क्यों लगता है कि जंगल में कुछ तो रहस्य छुपे हैं। दोनों अपनी गांव को लेकर वहां से चल देते हैं। तभी अचानक पीछे से कुछ आवाज आती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। रीवा को एक अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ती है। रीवा सम्राट से कहता है, यह कैसी रोशनी है सम्राट। सम्राट रीवा से कहता है, कौन सी रोशनी, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। रीवा थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, वही रोशनी जो अभी
नदी के उस पार जंगल में दिखी थी। पर सम्राट ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और रीवा को वहां से चलने को कहता है। सभी लोग वहां से जा चुके थे। सम्राट को डर भी लगने लगा था। सम्राट रीवा का हाथ पकड़कर तेजी से घर की तरफ चलने लगता है। तभी फिर एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन सम्राट के कदम नहीं रुकते और गांव के पास पहुंच जाते हैं। तब सम्राट थोड़ा रुकता है और एक लंबी सांस लेता है। तब तक सम्राट और रीवा की माँ सामने से आ रही थी। अब जाकर सम्राट का मन थोड़ा शांत होता है। सम्राट की माँ पूछती है, बेटा इतनी देर क्यों कर दी? कुछ नहीं माँ, वह गांव के चक्कर में देर हो गई थी। आज वो थोड़ा आगे चलने चली गई थी। तीनों आपस में बातें करते जा रहे थे, पर रीवा बिल्कुल शांत था। रीवा को बार बार बस वही डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। सम्राट और उसकी माँ अपने घर में रुक जाते हैं। रीवा और उसकी माँ अपने घर चले जाते हैं। रीवा को इतना शांत देखकर रीवा की माँ रीवा से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? किसी ने कुछ कहा है? पर रीवा कुछ नहीं बोलता और बिना कुछ खाए वह सोने चला जाता है। तब तक रीवा के दादाजी खेत से घर आ जाते हैं और रीवा के ना दिखने पर रीवा की माँ से पूछते हैं, बहू मेरा पोता कहाँ गया और उसने खाना खाया कि नहीं? रीवा की माँ रसोई घर में थी, इसलिए उसकी दादी बोलती है, पता नहीं क्या हुआ है, आज हमारे पोते ने हमसे तो बात ही नहीं की है और कुछ खाया भी नहीं, ऐसे ही सोने चला गया। अब तुम ही जाओ और खाना खिला दो। दादाजी खाना लेकर रीवा के पास जाते हैं, लेकिन जब तक रीवा सो चुका था, सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक रात के लगभग 12 बजे रीवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी माँ उसके पास ही थी, वह जल्दी से उसे जगाने लगती है। तब तक रीवा के दादा दादी भी जाकर रीवा के पास आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ रीवा को? सब घबरा जाते हैं। रीवा के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वह बार बार बोलने की कोशिश करता है, पर वह बोल नहीं पा रहा था, जैसे उसका किसी ने गला पकड़ रखा हो। यह देखकर रीवा की माँ रोने लगती है, तो रीवा दादी उसको समझाते हुए बोलती है, कुछ नहीं होगा मेरे पोते को। यह कहते कहते वह मंदिर से एक धागा लेती है और रीवा के पास आकर मन ही मन में बुदबुदाते हुए वह धागा रीवा के गले में डाल देती है। थोड़ी देर में रीवा ठीक हो जाता है। उसकी दादी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, रीवा बेटा अब कैसे हो? रीवा कहता है, मुझे क्या हुआ है दादी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब अब तक सोए नहीं। यह कहते कहते वो फिर से सो जाता है। रीवा की माँ अपनी सासू माँ से पूछती है, माँ क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ नहीं बहू, शायद रीवा ने कोई डरावना सपना देखा होगा। रोज की तरह आज भी रीवा सुबह अपने समय पर जाता है और माँ से कहता है, माँ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा खाओ, आकर आज हमने तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है। तुम्हें गाजर का हलवा पसंद है ना? रीवा बहुत खुश होता है, हाँ माँ मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। रीवा के दादा दादी और माँ सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। दादा खेत जाने लगते हैं। तब रीवा दादाजी से कहता है, दादाजी हम भी आपके साथ चलेंगे। दादाजी रीवा से कहते हैं, तुम अपनी दादी जी के साथ आना, हम चलते हैं। जी दादाजी। रीवा अपनी दादी के साथ खेत चला जाता है। दादा दादी दोनों खेत में काम करने लगते हैं और रीवा भी उनके साथ काम कराने लगता है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते आसमान में घनघोर काले बादल छा जाते हैं। रीवा के दादाजी रीवा की दादी जी से कहते हैं, अभी तो तेज धूप थी, अब अचानक मौसम कैसे बदल गया? रीवा की दादी रीवा से कहती है, बेटा तुम कमरे में बैठो जाकर। रीवा दादी से, आप भी चलो ना। हाँ बेटा तुम चलो, हम आते हैं। रीवा चला जाता है। रीवा की दादी मन में कुछ बुदबुदाते हुए बोलती है। रीवा के दादाजी कहते हैं, क्या कह रही हो भाग्यवान? हम कह रहे हैं कि जल्दी चलो, लगता है भारी तूफान आने वाला है। देखते ही देखते तेज हवाएं भयानक तूफान में बदल गई
और काले बादल घनघोर बारिश में बदल गए। सब जाकर उसी मिट्टी के कमरे में बैठ गए और बारिश थमने का इंतजार करने 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश और तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मिट्टी का कमरा होने के कारण छत से पानी भी टपकने लगा था। काफी देर तक पानी आने के कारण दीवार की मिट्टी भी गिरने लगी थी। रीवा के दादाजी चारपाई पर लेटे लेटे सो गए। रीवा दादाजी के साथ लेटा था और उसकी दादी जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर लेट जाती है और वह भी सो जाती है। पर रीवा को नींद नहीं आ रही थी। वह बस छत से टपकते पानी को देख रहा था। तभी अचानक दीवार से मिट्टी का बड़ा टुकड़ा गिरता है। वह उसी को देख रहा था। उसे ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ रखा हो। वह उठकर देखने जाता है। उसे वहां एक अजीब सा बॉक्स दिखता है। वह उसे निकालने ही वाला था कि दादाजी ने पीछे से आवाज लगा दी, रीवा बेटा, वहां क्या कर रहे हो? रीवा, कुछ नहीं दादाजी। जब तक बारिश भी थम गई थी और हवाएं भी बंद हो गई थी, पर बिजली का चमकना नहीं बंद हुआ था। रीवा की दादी कहती है, बेटा यहाँ से जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो फिर बारिश होने लगेगी तो हम सब यहीं रह जाएंगे और तुम्हारी माँ भी घर में अकेले परेशान हो रही होगी। रीवा उस बॉक्स को देखना चाहता था कि उसमें क्या रखा हुआ है, लेकिन दादी उसका हाथ पकड़कर बाहर कमरे में ताला लगा देती है। सब वहां से चल देते हैं, पर रीवा उस बॉक्स के बारे में सोचता रहता है। घर आकर सब खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी बाहर कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तब रीवा ने कहा, यह कैसी आवाज़ है दादाजी? रीवा के दादाजी ने कहा, शायद फिर से तूफान चलने लगा है। लेकिन तभी पड़ोसियों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। रीवा बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है, खाने को छोड़कर नहीं जाया जाता है। रीवा बाहर जाने के लिए जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। तभी फिर बाहर से आवाज़ आती है, अरे बलवंत भाई, जरा बाहर तो आकर देखो, ये फिर से आ गया है। बलवंत बाहर जाता है। उनके साथ रीवा की दादी भी जाती है और उसे देखते ही जैसे दोनों के पैरों के तले की जमीन ही खिसक जाती है। बलवंत चिल्लाते हुए बोलता है, बहू दरवाजा अंदर से बंद कर लो, और वह दरवाजा बंद कर लेती है। सब आपस में बातें कर रहे थे। या तो आज के लगभग 12 साल पहले ये यहाँ आया था और बलवंत के पोते को अपने साथ ले गया था, और उसी के बाद उसका बेटा भी तो गायब हो गया था, जो आज तक लौट कर नहीं आया। रीवा अंदर से ये सब सुन रहा था, पर ये सब बातें उसके समझ में नहीं आ रही थी। आखिर क्या हुआ था 12 साल पहले, और दादाजी के किस पोते की बात कर रहे? और मेरी उम्र भी लगभग 12 साल से 13 वर्ष है, पर मैं तो यही हूँ। क्या मेरा कोई बड़ा भाई था, और कौन ले गया था उसे? और मेरे पिताजी कहाँ से लौट कर नहीं आए? माँ तो कहती है पिताजी की मृत्यु हो गई है। रीवा के मन में सवाल तो कई थे, पर जवाब किसी का नहीं था। वह खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है, पर अंधेरा होने के कारण कुछ देख नहीं पा रहा था, और बाहर उसकी दादी जोर जोर मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। उसका बहुत मन था बाहर जाकर देखने की आखिर कौन है वह, पर उसकी माँ जाने नहीं देती और उसे सोने को कहती है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सबके मन में एक डर सा बैठ जाता है। आखिर आगे क्या होगा? इधर रीवा बिस्तर पर लेट तो जाता है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। उसके दादा दादी अपने कमरे में नदी के उस पार बसे उस भयानक जंगल के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, और रीवा उस जंगल का नाम सुनते ही उसके मन की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है, और वह जल्द से जल्द उन सब बातों को जानना चाहता है जो उसने बाहर सुनी थी। और तब रीवा अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या मेरा कोई भाई था, और मेरे पिताजी कहाँ गए थे जो लौट कर नहीं आए? बाहर सब लोग कह रहे थे कि मेरे पिता गायब हो गए हैं। कहाँ गए हैं मेरे पिताजी, बताओ ना। और तुम क्यों कहती हो कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है?
ये सब बातें सुनकर उसकी माँ रोने लगती है और वह कुछ नहीं बोल पाती। तभी अचानक एक बार फिर वही डरावनी आवाज आती है और सबके दरवाजे अपने आप ही हिलने लगते हैं। अब रात के लगभग 12 बज गए थे। डर के कारण कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता और बार बार वो ही डरावनी आवाजें आ रही थी। तब बलवंत उन डरावनी आवाजों को सुन परेशान होकर बोलता है, पता नहीं ये बवंडर कब हमारा पीछा छोड़ेगा। हमने कौन सा पाप किया है जो ये सब हमारे साथ हो रहा है। उसकी पत्नी उसे समझाते हुए कहती है, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर बलवंत कहता है, क्या ठीक हो जाएगा, हमने पहले ही अपने बेटे और पोते को खो दिया है। यह सब कहते कहते उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बलवंत की आंसू देखकर उसकी पत्नी और बहू भी रोने लगती है। सबको रोता देखकर रीवा भी रोने लगता है। रीवा की माँ रोते हुए बोलती है, माँ पिताजी, जब आप लोग ऐसे टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। हम तो आप दोनों को ही अपना संसार मानते हैं और रीवा तो बच्चा है, हम इसे कैसे संभालेंगे। और ये सब बातें करते करते करीब रात के 3 बज गए थे। अब डरावनी आवाज धीरे धीरे आना बंद हो रही थी। रीवा की दादी कहती है, थोड़ी देर में ब्रह्मा मुहूर्त शुरू होने वाला है, अब बुरी शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। सब घर के आंगन में एक साथ बैठे थे। सुबह के 4 बजते ही रीवा की दादी कहती है, सब स्नान करके जल्दी से पूजा स्थान पर आ जाओ, हमें कुछ पूजा करनी होगी जिससे हम रीवा को और अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। सब स्नान करके पूजा स्थान पर पहुंच जाते हैं। रीवा की दादी कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी और उसके बाद वह सब उनको दोहरा रहे थे। यह पूजा सूर्योदय तक चलती है। सूर्य भगवान के आते ही वातावरण में सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सब भगवान के चरणों में सर झुकाते हुए अपनी और गांव के सभी लोगों को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करते हैं। सुबह होते ही सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और रात में जो हुआ था उसके बारे में बातें कर रहे थे। पर अभी तक उनके मन से डर निकला नहीं था। उसके बारे में बात करते करते अभी भी सबकी जुबान अपने आप ही रुक जा रही थी। तभी उनके बीच में बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, जो 12 साल पहले उस बाबा ने हमारे घरों में सुरक्षा कवच बांधा था, उसी के कारण आज हम बच गए हैं, नहीं तो आज हम आज की सुबह नहीं देख पाते। तभी वहां बलवंत आ जाता है और कहता है, सही कह रहे हो भाई, हम उसी के कारण आज बच गए हैं, लगता है हमें उनके पास फिर से जाना चाहिए। तभी वहां बैठा रमेश बोलता है, लेकिन वो रहते कहाँ हैं और वो क्या अभी भी जीवित होंगे। तब बलवंत ने कहा, पता नहीं, उनकी उम्र तो 12 साल पहले ही लगभग 120 साल की लग रही थी। एकदम पतला शरीर और शरीर का मांस सुखड़ा हुआ था। रमेश फिर से कहता है, उन्हें किसने यहाँ पर बुलाया था। तब बलवंत रमेश की ओर देखते हुए कहता है, उन्हें किसी ने नहीं बुलाया था, वो तो जो अपने गांव के पीछे की पहाड़ी है उसी पर एक शिव मंदिर है, वहीं पर रहते थे और मेरा बड़ा पोता रुद्रांग उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए हमने बाबा से ही उसका नामकरण करवाया था। तभी उन्होंने मेरे पोते का हाथ देखकर एक भविष्यवाणी की थी कि रुद्रांग भगवान शिव के आशीर्वाद से इस पृथ्वी पर आया है और उसकी दाहिनी भुजा पर भगवान शिव का त्रिशूल चिन्ह भी विद्यमान है। इसका जन्म इस संसार की रक्षा करने के लिए हुआ। जब ये 21 वर्ष का हो जाएगा तब इसके अंदर अपने आप दैव्य शक्ति आ जाएगी। लेकिन समय से पहले ही हमारा पोता हमसे दूर हो गया जब वह सिर्फ 5 वर्ष का था। क्या हुआ था, रमेश बलवंत की ओर देखते हुए कहता है। तब बलवंत रमेश को बताते हुए कहता है, रमेश शायद तुम भूल गए हो, जो भयानक तूफान कल रात आया था वही तूफान आज के 12 साल पहले भी आया था और भयानक तूफान में मेरा पोता रुद्रांग खो गया था। जब मेरा रुद्रांग गायब हो गया था तभी उन्हें खबर हो गई थी कि रुद्रांग के साथ कुछ गलत हुआ है और वह रात को ही मंदिर से चल देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जब वह सुबह यहाँ पहुँचते तो उन्होंने ही बताया था कि ये कोई तूफान नहीं था, वह कोई बुरी अदृश्य शक्ति थी जो नहीं चाहती थी कि रुद्रांग बड़ा हो और उनका अस्तित्व मिटे। लेकिन उन्होंने कहा था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वह उसे लेकर तो गया है पर उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भगवान शिव उसकी स्वयं रक्षा करेंगे, वह जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा और समय आने पर वह तुम्हें मिल जाएगा। और बाद में मेरा बेटा शिव उसे ढूंढने उस जंगल में चला गया, जो आज तक वापिस नहीं आया। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका दूसरा बेटा रीवा कितना बड़ा हो गया है। तब रमेश कहता है, सब लोग तो कहते हैं कि उस जंगल में जो गया है आज तक वापिस नहीं आया है। आखिर क्या था उस जंगल का रहस्य कि जो भी उस जंगल में जाता था वह वापस कभी लौट कर नहीं आ पाता। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।